हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन में। और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की मिक्स वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन ट्रिक से करवाए हैं। इससे पहले भी मैं साहित्य की वीडियो डाल चुकी हूँ चैनल पर, जिसमें मैंने सभी क्वेश्चन ट्रिक से ही करवाए थे, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर देख लेना। और सीरीज में वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो चट्टानें किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? हरिवंश राय जो बच्चन है, ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं। किसके पिता हैं? अमिताभ बच्चन के पिता। और अमिताभ बच्चन का आपको पता है, वो दो शादी करना चाहते थे। जया बच्चन से शादी के बावजूद वो रेखा से भी शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन जो है, दोनों चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में चट्टान कौन बन गए थे? हरिवंश राय बच्चन और जया बच्चन, दोनों ही दो चट्टाने बनकर अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में खड़े हो गए थे, चट्टाने बनकर। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और शादी उन्होंने नहीं होने दी थी। नेक्स्ट है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, उपरोक्त सभी। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। रश्मि, नीरजा, दीप शिक्षा, तीनों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। महादेवी वर्मा की रचना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है आपका। तो मैंने सभी जो है इनकी रचनाएं यहाँ पर डाल दी हैं। सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र और निहार, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। अब इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो नीरज जो है एक लड़का है, और रश्मि और नीरज दोनों आपस में प्रेम करते हैं। नीरजा से आप नीरज लगा लो। रश्मि और नीरज एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और जब नया नया प्रेम होता है तो आपको पता है सबसे पहले कहाँ जाते हैं? बच्चे सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने। तो दीप शिक्षा नामक एक सिनेमा हॉल है। रश्मि और नीरज एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और वो मूवी देखने कहाँ जाते हैं? दीप शिक्षा सिनेमा हॉल में। और किस समय जाते हैं? संध्या गीत। संध्या का मतलब होता है साय, शाम। तो संध्या से आप है ना साय लगा लो, शाम लगा लो, क्योंकि शाम को ज़्यादा अच्छा मौसम होता है ना। तो नीरज और रश्मि दीप शिक्षा सिनेमा हॉल में शाम के समय जाते हैं, और वहाँ पर क्या देखते हैं? अतीत के चलचित्र, यानी कि पुराने जो सॉन्ग है ना वो सुनते हैं वहाँ पे सिनेमा हॉल में। वो नए सॉन्ग नहीं सुनते हैं, क्योंकि आपको पता है नए सॉन्ग डिशुम डिशुम ज़्यादा रहती है उनमें। और निहार, निहार का मतलब होता है देखना। तो रश्मि और नीरज एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर दीप शिक्षा सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं या फिर सॉन्ग सुनने जाते हैं ओल्ड। और शाम के समय जाते हैं संध्या गीत और अतीत के चलचित्र, पुराने सॉन्ग सुनते हैं। और सॉन्ग सुनते हुए जो रोमांटिक सॉन्ग है उनको सुनते हुए रश्मि क्या करती है? नीरज को निहारती रहती है, और नीरज रश्मि को निहारता रहता है। निहारना का मतलब देखना होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस के रचनाकार कौन है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, भीष्म शाहनी। तमस की रचना भीष्म शाहनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना, ये भी पूछी जा सकती है। इसको हम कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? भीष्म, भीष्म जो भीष्म पितामह थे ना, वो लगा लो आप यहाँ पर भीष्म शाहनी से। भीष्म पितामह जो महाभारत में थे। तो भीष्म पितामह, क्या तमस का मीनिंग होता है आपका? अंधकार। क्या होता है तमस का मीनिंग? अंधकार, या फिर होता है अज्ञान, भी लगा सकते हो आप। तो भीष्म पितामह के आंखों पर अंधकार की पट्टी पड़ गई थी, या फिर अज्ञान की पट्टी पड़ गई थी, तभी तो उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। कौरव पापी थे, फिर भी उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। तो अंधकार की पट्टी पड़ गई थी, इसीलिए फिर उन्होंने तमस की रचना कर दी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, भीष्म शाहनी की रचना तमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक शब्द का तद्भव शब्द बताओ। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बगुला। वक शब्द का तद्भव रूप होगा बगुला, और वक संस्कृत का शब्द है तत्सम, और हिंदी में इसका मीनिंग है बगुला। यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जितने भी वै से शुरू होने वाले जो वो है ना आपके वै से शुरू होने वाले जितने भी आपके शब्द हैं, जो तत्सम शब्द हैं, उनका जो तद्भव होगा ना वो 99% वैसे ही बनेगा। जैसे मैं आपको बताइए, ट्रिक आप याद रखना, हो सकता है आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाए। बारात। अब बारात क्या है? बारात तद्भव है।
अब इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा वर यात्रा। वैसे ज़्यादातर तत्सम शब्द मिलेंगे आपके, और वह का तद्भव वह शब्द जरूर मिलेगा। जैसे आपको वर यात्रा, अब क्या है, वर यात्रा आपका तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव जब हमने बनाया, हिंदी शब्द बनाया, तो क्या बन गया, बारात। तो आप देख लो, इसमें वह है यहाँ पर और ये तत्सम है, और फिर वह बन गया यहाँ पर, तो ये तद्भव हो गया। ऐसे ही वक में देख लो आप, वक वैसे, वक और वैसे बुगला, वह का तद्भव क्या बन रहा है, वह। ये ट्रिक आप जरूर याद रखना। आगे देखो बरसात है। अब बरसात तद्भव शब्द है, और बरसात का तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द क्या होगा, तो वो होगा वर्षा। अब आपको देखो ये ट्रिक यहाँ पर कामयाब होती नजर आ रही है। वह का तत्सम क्या बन रहा है आपका, सॉरी, वह का आपका तद्भव वह बन रहा है। अब ब्याह में भी देख लो, ब्याह का होता है तत्सम विवाह। विवाह एक संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव यानी कि हिंदी का शब्द बनेगा ब्याह है। तो देखो आप इन सभी जितने भी ये चारों तत्सम शब्द हैं, चारों में वह से शुरू हो रहे हैं, जबकि इनके तद्भव बै से शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द ऐसे बनते हैं, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इश्क लता, प्रीति प्रवास, सुजान हित, तीनों ही रचनाएं घनानंद की हैं, और घनानंद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाकार है। तो इनकी सभी रचना मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। दो रचनाएं इनकी और हैं, वियोग बेली, पदावली। तो ट्रिक से हम इसको कैसे याद करेंगे, जो घनानंद है ना, इसको इश्क हो जाता है, किससे इश्क हो जाता है, प्रीति से। घनानंद इश्क लता से आप इश्क लगा लो, घनानंद को इश्क हो जाता है, और किससे हो जाता है, प्रीति से। प्रीति प्रवास आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो घनानंद को प्रीति से इश्क हो जाता है, और फिर क्या होता है ना, जब इश्क होने के बाद सुजान हित, सुजान से आप सुजान लगा लो, हित को छोड़ दो, सुजान आ जाता है इन दोनों के बीच में। घनानंद को प्रीति से इश्क हो जाता है, और बीच में कौन आ जाता है, घनानंद, सॉरी सुजान। सुजान इन दोनों के बीच में आ जाता है। अब बीच में आने के बाद क्या होता है ना कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, प्रीति का और घनानंद का। तो ब्रेकअप होने के बाद फिर घनानंद है ना वियोग में डूब जाते हैं, वियोग सागर में डूब जाते हैं, और वियोग बेली, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो और फिर पदावली आप ऐसे ही याद रख लो, वो पदावली की रचना कर देते हैं। फिर गुस्से गुस्से में एक बार फिर से बता देती हूँ, घनानंद को इश्क हो जाता है प्रीति से, फिर बीच में सुजान आ जाता है, और फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद घनानंद क्या करता है, वियोग में डूब जाता है, और यानी कि वियोग बेली, और वियोग में डूबने के बाद वो क्या करता है, फिर पदावली की रचना कर देता है रोते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन की है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। विंध्य हिमालय को कलकत्ते का, कोलकाते नहीं आ गया यहाँ पर, कलकत्ता होगा, सॉरी कलकत्ते, कोलकाते की बात है, इस तरह से होगा ये। तो विंध्य हिमालय, कलकत्ते का अकाल, गुनिया का यौवन, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन की हैं, और इनकी सभी रचनाएं मैंने यहाँ पर आपको डाली हैं ताकि आप ट्रिक से इनको याद कर सको। तो इनकी ये चार रचनाएं और हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे। शिवमंगल सुमन जो है ना, शिवमंगल सिंह सुमन, ये विंध्य हिमालय के रहने वाले हैं। कहाँ पर के रहने वाले हैं, विंध्य हिमालय के। और ना इनकी शादी होती है, तो ये बारात लेके कहाँ पर जाते हैं, कलकत्ते का अकाल, यानी कि कलकत्ता ये अपनी बारात लेके जाते हैं, और ये रहने वाले हैं विंध्य हिमालय के। गुनिया का यौवन, यानी कि जो लड़की है ना, इनकी वाइफ है, उनका नाम गुनिया है, गुनिया का यौवन, क्योंकि शादी के लायक हो जाती तभी तो शादी करते हैं ना लड़की की। तो गुनिया का यौवन, तो विंध्य हिमालय के रहने वाले हैं, कलकत्ते इनकी बारात चली जाती है, और गुनिया से इनका विवाह होने वाला है। लेकिन तभी है ना, गुनिया का कोई बीएफ था, और उनको पता लग जाता कि गुनिया की शादी हो रही, तो वो आकर ना चल रही खुदाली, इनकी अगली रचना है खुदाली। खुदाली से आप खुदाली लगा लो, खुदाली जो वो होती है ना, शायद गाजर वगैरह निकालते हैं उनसे खेत में, तो खुदाली चला देता है। अब देखो, जब गुनिया के बीएफ को पता चलता है तो उसको गुस्सा आता है कि वो किसी और से शादी कर रही है, तो वो आकर ना खुदाली चला देते हैं, किसके सीने में चला देते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन के, यानी कि गुनिया का जो होने वाला पति है उसके सीने में खुदाली चला देते हैं। और फिर ना खुदाली चलाते ही खून निकल आता है, और इनकी मौत हो जाती है। और खून को देखकर पक्षी उन्मुक्त गगन के, बहुत सारे चील कौवे बाज आ जाते हैं। आपको पता है ना, जब खून दिखता है तो चील कौवे बाज
आकाश में मंडराने लगते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मिट्टी की बारात, अब जब दूल्हे की ही मौत हो गई है तो बारात तो मिट्टी की ही बन गई, क्योंकि जितने बाराती वो तो सन रह गए देखकर। तो बारात कैसी बन गई? फिर मिट्टी की बारात बन गई। और विश्वास, ये रचना है, विश्वास बदलता ही गया। और फिर मरते मरते शिवमंगल सुमन की का जो है ना विश्वास ही उठ गया था शादी से। एक बार फिर से बता देती हूँ, शिवमंगल सुमन सिंह जो है वो विंध्य हिमालय के रहने वाले हैं। ट्रिक जो मैं बता रही हूँ, कलकत्ता में उनकी बारात जा रही थी और गुनिया से उनका विवाह होने वाला था। और तभी गुनिया का बीएफ आ जाता है और वो खुदाली चलाकर शिवमंगल सुमन की हत्या कर देता है। और फिर पक्षी मंडराने लगते हैं खून को देखकर चील कौवे। और फिर बारात जो मिट्टी की बन जाती है और विश्वास बदलता ही गया। और फिर जब उनकी मरते मरते सुमन सिंह का विश्वास उठ जाता है शादी से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। नेक्स्ट है, अक्षीर शब्द का तद्भव क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा होगा, वो होगा खीर। अक्षीर शब्द का तद्भव रूप खीर होगा, यानी कि अक्षीर एक तत्सम शब्द है संस्कृत का और खीर हिंदी यानी तद्भव शब्द है। यहाँ पर भी एक ट्रिक मैं बता देती हूँ। अक्षय से है ना, जो ये अक्षय होता है आपका, अक्षय भी बोलते हैं कुछ इसको, इसका तद्भव रूप ना ज़्यादातर ख में या फिर छ में बदलता है। छः वाला क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं डाल पाई। इसका तद्भव ना ज़्यादातर आपको ख में मिलेगा। 99% आपको याद भी नहीं ना तो भी आपका क्वेश्चन पेपर में ठीक हो जाएगा। अब आप देख लो, जैसे ख, अक्षय से क्या बना? ख। अब मक्खी है, मक्खी भी एक तद्भव है, लेकिन इसका तद्भव इसका तत्सम क्या होगा? मक्खी का मक्सी का क्या होगा? मक्सी का। अब इसमें भी अक्षय आ रहा है, ये आप देख लो, ये आ रहा। और इसका अक्षर किस में बन गया? अब ख में। तो ये बात आप याद रखना। ऐसे ही साखी है, तो साखी का क्या होगा? तत्सम रूप साक्षी। साखी का तत्सम यानी संस्कृत शब्द साक्षी होगा। ये देख लो आप में, यहाँ पे अक्षय आया हुआ और यहाँ पे ख बन गया। आँख का होगा, आँख एक तद्भव शब्द है और इसका आँख का अगर तत्सम बनाएंगे तो वो बन जाएगा अक्सी। क्या बन जाएगा? अक्सी। तो इन सब जितने भी ये तत्सम, चारों मैंने तत्सम शब्द आपको बताए हैं ना, इनमें ये अक्षय लगा हुआ और इनका तद्भव ना, इनके तद्भव में ख शब्द जरूर आ रहा है। तो ये चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज ट्रिक से भी याद रखा करो, ताकि आपको क्वेश्चन ना भी आता हो तो आपका गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? और जिन बच्चों का हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, बच्चों लगा लो या दोस्त लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो जिनका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जॉब लग जाए, जितने मेरे स्टूडेंट हैं। और जिसका पेपर अच्छा हो कमेंट में ज़रूर बताना। अगली जब भी मैं वीडियो डालूंगी हरियाणा पुलिस के पेपर के बाद, और भी जिसकी जॉब लग जाए ना वो भी एक बार ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रेम फुलवारी। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो बी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और ये मैंने एक जैसी रचना है, जैसे प्रेम पुष्पावली, दोनों रचना एक जैसी है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो प्रेम पुष्पावली रचना है ना, ये है आपकी प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। और प्रेम फुलवारी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और सुदामा चरित किसकी है? मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, तो नरोत्तम दास की रचना है। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। अब इनको हम देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मैंने ट्रिक से याद करवा रखी है पहली वाली वीडियो में, तो आप भूलना मत प्रेम फुलवारी। और प्रेम पुष्पावली आपकी प्रताप नारायण मिश्र की है। तो ऐसे आप याद रखना, इनके लिए ट्रिक नहीं है अभी मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षोट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अखरोट। अभी पहले भी मैंने बताया था कि ये जो अक्षय होता है ना, ये कहीं पे भी मिल जाए आपको, वो तत्सम ही होता है। और इसका ज़्यादातर आपको तद्भव ना ख में मिलेगा। तो जैसे अखरोट है, अक्षोट का तद्भव होगा अक्षोट, अखरोट। और दक्षिण है ना, ये भी एक तत्सम शब्द है और इसका अगर तद्भव बनाएंगे तो दाहिना होता है। क्या होता है? दाहिना। मक्खी का मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को त्रिशूला नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो पहले ग्राम सचिव का आपका एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही।
त्रिशूला नाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही नामक कवि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तुलसीदास, अनामिका, गीतिका, ये तीनों ही रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। इनकी सभी रचनाएं मैंने यहाँ पर डालती हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये भी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ट्रिक ये है, एक इनकी समर्ति है, राम शक्ति पूजा है, परिमल है। अब ट्रिक ये है कि तुलसीदास को तो आप वैसे याद कर लो। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे ये और बता देती हूँ कि तुलसीदास जो रचना है ना, वो बच्चे तुलसीदास की ही लगा के आते हैं। आपको ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। जब ये पूछा जाएगा ना तुलसीदास किसकी रचना है, तो ना आपको ऑप्शन में तुलसीदास भी मिलेगा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी मिलेंगे। तो ये तुलसीदास रचना तुलसीदास जी की नहीं है, बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एग्जाम में दोनों के नाम डाले जाते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अनामिका, गीतिका भी इन्हीं की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो तुलसीदास को तो आप वैसे याद रख लो कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब आगे की मैं ट्रिक बता देती हूँ कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी है ना, या फिर तुलसीदास लगा लो, इनको अनामिका से प्रेम हो जाता है। किससे प्रेम हो जाता है? अनामिका से प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद फिर क्या करता है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गीत गाता है, क्योंकि पता है ना आपको, प्यार होने के बाद तो फिर गीत ही गुनगुनाते हैं। तो गीत गाते हैं, और गीत भी कैसे गाते हैं? बिल्कुल समर्ति का मतलब होता है मन, या समर्ति से आप मन याद रखना। तो बिल्कुल मन से जो है ना रोमांटिक गीत गाता है, या फिर भगवान के गीत गाता है। और फिर राम की शक्ति पूजा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अनामिका से प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद वो गीत गुनगुनाता है, भगवान के या रोमांटिक कैसे भी लगा लो, और बिल्कुल मन से गुनगुनाता है, और भगवान राम की पूजा करते हुए गुनगुनाता है, ताकि वो अनामिका को पा सके। क्योंकि प्रेम तो हो गया, शादी तो नहीं हुई है ना। और परिमल को आप ऐसे याद रख लो, परिमल और तुलसीदास को आप वैसे याद रख सकते हो। या फिर एक और ट्रिक भी यहाँ पर है कि अनामिका है, गीतिका है, और समर्ति भी आप लड़की का नाम लगा सकते हैं। इन तीनों को परिमल से प्यार हो जाता है। इन तीनों को किससे प्यार हो जाता है? परिमल से। अब देखो, एक परिमल 3 लड़कियों के साथ तो रह नहीं सकता, तो इसलिए ना अनामिका, गीतिका और समर्ति, ये तीनों ही ना भगवान राम की पूजा करती है, कि ताकि ये तीनों सोचती है कि परिमल मुझे मिल जाए। तो ये तीनों अपने अपने तरीके से परिमल को पाने के लिए राम की पूजा करती हैं। ये भी बहुत आसान ट्रिक है आपकी। ये तीनों किसकी पूजा करती है? राम की। और किसको पाने के लिए? परिमल को पाने के लिए। और तुलसीदास को आप वैसे याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग आपका होगा, वो होगा विदुषी। और स्त्रीलिंग जो होते हैं ना, इनको अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि वो आपको नहीं आता, तो उसको ना वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो। उससे हमारे क्वेश्चन 99% ठीक हो जाते हैं, जो स्त्रीलिंग होते हैं या फिर वचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? और कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम जब से आप यूट्यूब पर आए हो तब से आपकी एक ही बात सुनने को मिलती है कि मेरा गला ख़राब है, गला ख़राब है। तो देखिए, मुझे कोरोना हो गया था पहले, फिर टाइफाइड हो गया था, तो उसके बाद बार बार मुझे बुखार आता रहता है और बार बार मेरा गला ख़राब हो जाता है। अलग अलग डॉक्टरों से दवाइयाँ ले चुकी हूँ, बहुत सारे पैसे लग चुके हैं, पर ठीक नहीं हो रही हूँ, तो इसलिए मुझे दिक्कत रहती है। और एक चीज़ और बतानी थी, कुछ बच्चे हरियाणा पुलिस के, अभी मुझे नाम याद नहीं, 1-2 बच्चे ने तो बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैम हिंदी की व्याकरण की तैयारी करवा दो। तो मैंने प्रॉमिस भी किया था कि हाँ हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम से पहले करवाऊंगी, लेकिन नहीं करवा पाई, बीमारी की वजह से नहीं करवा पाई। उसके लिए सॉरी, क्योंकि बीमारी की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, और बहुत जो है बच्चों ने प्रॉमिस किया था। और ये है कि अभी हरियाणा महिला पुलिस का आपका एग्ज़ाम रहता है, हरियाणा एसआई का रहता है, गर्ल्स का भी और मेल्स का भी, सभी का। तो उस तक मैं आपकी तैयारी अच्छी तरह से करवा दूंगी। और अभी भी अगर किसी को ये हो कि जैसे कोई टॉपिक ऐसा होता है कि बच्चों को उसमें दिक्कत रहती है, जिनका सब्जेक्ट नहीं है हिंदी का, कोई आपका ऐसा टॉपिक हो जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और उसमें से क्वेश्चन आता है, तो आप बता देना। शाम को 5 बजे तक मैं 5-6 बजे तक वीडियो डाल दूंगी उस टॉपिक की, ताकि कल आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उसको पढ़ लो जाते वक्त, और आपके क्वेश्चन अगर उसमें से आए तो ठीक हो जाए।
एक लड़के ने तो बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैम हिंदी की तैयारी करवाना, तो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, शरत चंद्र। आवारा मसीहा रचना शरत चंद्र जी की है और इम्पोर्टेंट रचना है ये भी। और ट्रिक से इसको हम कैसे याद रखेंगे, शरत का आप लगा लो शत, शत आप पता है आपको क्या होता है, सच्चा। शरत से आप लगा लो शत या फिर, और शत का मतलब होता है सच्चा। तो शरत चंद्र या फिर हरिश्चंद्र से भी मिलता जुलता है, हरिश्चंद्र भी सच्चे व्यक्ति थे। तो शरत चंद्र क्या था, बिल्कुल सच्चा व्यक्ति था, हमेशा सच बोलता था। और आपको पता है जो सच बोलता है उसको ही सजा मिलती है। तो सच बोलने की सजा मिली थी शरत चंद्र को, इसलिए फिर वो आवारा मसीहा बन गया था। उसने घर छोड़ दिया था, वो क्या बन गया फिर, आवारा मसीहा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अधोगति में कौन सी संधि है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, विसर्ग। अधोगति में विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि इसमें है अधोगति में। इसका जो संधि विच्छेद क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्या पता पेपर में पूछ लिया जाए। इस तरह से ये विसर्ग लगेंगे यहाँ पर और गति, ये इसका संधि विच्छेद हो गया है अधोगति का। और इसमें संधि जो रहेगी वो विसर्ग रहेगी। और इसकी पहचान ये है कि जैसे विसर्ग संधि के अलग अलग रूल है, तो एक यहाँ पर जो रूल लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि इससे क्वेश्चन आए तो आपका ठीक हो जाए। जो यहाँ नियम ये है कि कि यदि विसर्ग से पहले ए हो, जैसे अध है ये ध, इसमें ए तो है ना, तभी तो ये पूरा व्यंजन बना है, स्वर तो इसमें मिला है ना और ए स्वर मिला है इसमें। तो विसर्ग से पहले यदि ए हो और उसके बाद आपका सघोष हो तो है ना विसर्ग का ओ बन जाता है, जैसे ये बन गया अधोगति, ओ है ना ध में। सघोष क्या होता है, अब आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। सघोष व्यंजन वो होते हैं जो वर्णमाला का तीसरा चौथा पांचवा होता है। इस तरह से आपका क ख, ये भी बता देती हूँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, घ और अड़। तो वर्णमाला का इसमें जैसे एक नंबरिंग कर देती हूँ, 3 4 5। तो जो है ना वर्ग का, वर्णमाला में जो आपके ये वर्ग होते हैं क ख ग घ ढ प फ ब भ म, इस तरह से। तो वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा होता है ना वो क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं। वो क्या होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सघोष होते हैं। जैसे देखो तीसरा चौथा और पांचवा यानी कि ग घ अड़, ये तीनों आपके क्या हैं, सघोष हैं। और वर्ग का पहला और दूसरा होता है ना जो, वो अघोष होते हैं। जैसे क और ख आपके पहले और दूसरे हैं तो ये क्या हो गए, अघोष, ये हो गए अघोष। और सघोष को घोष भी कहते हैं, सघोष को ना कई बार कई जगह पे घोष भी लिख दिया जाता है। तो वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा होता है वो सघोष होते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी होती है। और पहला दूसरा अघोष होता है। एक बार दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ, जैसे अगली लाइन जो हमारी है प फ ब भ मैं, तो अब इसका तीसरा चौथा पांचवा यानी कि 1 2 3 4 नंबर कर लिया करो 5, तीसरा चौथा पांचवा यानी कि ब भ मैं आपके क्या हो गए, सघोष यानी कि घोष। और पहला दूसरा अघोष में कौन से होते हैं, आपके अघोष में होते हैं पहला और दूसरा, इस तरह से। तो पहला दूसरा कौन से है, पैफ है। तो इस तरह से ये नियम लगता है यहाँ पर, जो विसर्ग से पहले यदि ए हो और बाद में आपका सघोष यानी कि घोष हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। जैसे विसर्ग का भी मैंने अधय जमा में गति किया था विसर्ग लगा के, तो उसका क्या बन गया, अधोगति ओ बन गया। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और जिसको अघोष सघोष आते हैं तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आते ना, एक अल्प प्राण और महाप्राण भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन इनसे पक्का पूछा जाएगा, अघोष सघोष और अल्प प्राण महाप्राण से। जिसको अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट कर देना। शाम तक मैं इसकी वीडियो आपको बना दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी। और वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, इस चैनल पे नहीं मिलेगी, तो जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इनमें से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की है? तो राइट ऑप्शन हमारा ई रहेगा, ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। पथिक, स्वपन, मानसी, डी मिलन, तीनों ही चारों ही रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी की हैं। और ट्रिक ये है, रामनरेश त्रिपाठी एक पथिक है। क्या है, एक पथिक है। रामनरेश त्रिपाठी जी एक पथिक है और वो मानसी से प्यार करते हैं, लेकिन मानसी उनसे नफरत करती है। तो अब देखो रियल जिंदगी में तो ये मानसी से मिल नहीं सकता क्योंकि वो तो इससे नफरत करती है। तो रामनरेश त्रिपाठी एक पथिक है और ये मानसी से प्रेम करते हैं, तो मानसी इनको नहीं मिल सकती, तो फिर ना इनको इनके सौपन आते हैं।
इनके सौपन आते हैं, इनके सपने में और मानसी से ही इनका मिलन हो जाता है। रामनरेश त्रिपाठी एक पथिक है, मानसी से प्रेम करते हैं और फिर इनको सपना आता है मानसी का, और सपने में मानसी के साथ इनका मिलन हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को राजनीतिक कवि भी कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, नागार्जुन। नागार्जुन को राजनीतिक कवि भी कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अक्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। भाषा के अक्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली। और जैसे हरियाणवी है, हरियाणवी बोली है, वो भाषा नहीं है, भाषा अलग होती है। और उप बोली या बोली, जैसे हरियाणा में भी कुछ छोटी छोटी प्रकार की उप बोली भी होती हैं, वो बोली से भी नीचे का दर्जा होता है उनका। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, वर्षा विनोद। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना वर्षा विनोद है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि वर्षा बिंदु और वर्षा विनोद दोनों एक जैसी ही रचनाएं हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हम। तो वर्षा विनोद आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और वर्षा बिंदु किसकी है? तो वर्षा बिंदु है आपकी बद्री नारायण प्रेमधन की। किसकी? बद्री नारायण प्रेमधन की। खाली प्रेमधन भी मिलता है कई बार ऑप्शन में, बद्री नारायण नहीं लिखा मिलता है। तो बद्री नारायण प्रेमधन की रचना वर्षा बिंदु है और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। दोनों एक जैसी है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे वर्षा जो विनोद है, वर्षा अगर विनोद पे पड़ेगी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। विनोद पे अगर वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस बारिश का। लेकिन वर्षा की बिंदु अगर फसल पर गिर रही है ना, तो फसल अच्छी होगी और उससे फिर हमें धन होगा, जैसे प्रेम धन। ऑप्शन में ज़्यादातर सिर्फ प्रेम धन ही मिलता है, पूरा नाम नहीं मिलता है इनका। तो इस तरह से याद रख सकते हो आप, वर्षा की बिंदु अगर फसल पर गिरेगी ना तो धन उगजेगा। प्रेम धन में धन लिखा आ रहा है ना। और विनोद पर गिरेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो वर्षा विनोद आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रहेगी। पद्मावत कई बार करवा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है। पद्मावत आपकी जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का उपनाम क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का उपनाम है मुक्तिबोध। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का उपनाम मुक्तिबोध है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये तीनों ही रचनाएं मतीराम की है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार, तीनों ही रचनाएं मतीराम की है। डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और थोड़ा धीरे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जिनका सब्जेक्ट नहीं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और दो रचनाएं इनकी और भी हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये, तो इसलिए इनकी सभी रचनाएं मैंने डाल दी हैं यहाँ पर, पंचासिका और वर्त कौमुदी। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, आप ललित ललाम को वैसे याद रख लो कि ये मतीराम की रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। तो जब इन्होंने ललित ललाम की रचना की थी तो देखो, रचना ऐसे तो होती नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। तो ललित ललाम में इन्होंने क्या किया ना, रसों का प्रयोग किया। रसराज से आप लगा लो, रसों का प्रयोग किया। रस जो होते हैं ना, जैसे वीर रस, वात्सल्य रस, आपको पता होगा। तो ये जो रचना हुई थी इसमें मतीराम ने क्या किया, रसों का भी प्रयोग किया, अलंकारों का भी प्रयोग किया। अलंकार इस तरह से आपको याद हो सकती है क्योंकि अलंकारों का प्रयोग तो करना पड़ता है ना रचना में। पंचासिका से आप लगा लो शैली नहीं होती, जो अलग अलग प्रकार की शैली होती है, जैसे गद्य शैली, पद्य शैली, तो शैली का भी प्रयोग किया गया। और वृत्त कौमुदी से आप या तो मुद्दत लगा लो। मुद्दत यानी कि जब ललित ललाम की रचना कर रहे थे मतीराम, तो रसों का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, शैलियों का प्रयोग किया। इतनी मुद्दतों के बाद जो है ललित ललाम की रचना हुई थी। या फिर वृत्त से आप कृत प्रत्यय लगा सकते हो, कृत प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय का भी तो प्रयोग होता है ना, मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ते हैं। तो मतीराम ने ललित ललाम की रचना भूत पापड़ बेलने के बाद की थी। पहले रसों का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, शैलियों का प्रयोग किया और फिर प्रत्ययों का प्रयोग किया। वृत्त कौमुदी यानी कि कृत प्रत्यय लगा लो यहाँ से आप। तो इतनी सारी चीज़ों का प्रयोग करने के बाद
पापड़ बेलने के बाद उन्होंने ललित ललाम की रचना पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, साहित्य लहरी। वैसे तो कई बार करवा चुकी हूँ, लेकिन ना ये दो रचनाएं एक जैसी हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साहित्य लहरी तो आपकी सूरदास की है, सबको पता है, लेकिन लालित्य लहरी, लेकिन ना जल्दी जल्दी में ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम लालित्य लहरी पे भी टिक कर सकते हैं। अब लालित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये बद्री नारायण प्रेमधन की है। किसकी रचना है लालित्य लहरी? अभी मैंने बताया था, बद्री नारायण प्रेमधन की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कवि साखी के रचयिता है? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, कबीर। साखी के रचयिता आपके कबीर रहेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश राशक किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा, वो रहेगा सी, अब्दुर रहमान। संदेश राशक अब्दुर रहमान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास होगा? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बहुब्रीही समास होगा दशानन में। दशानन में द्विगु समास भी होता है और बहुब्रीही समास भी होता है, दोनों ही होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो है बहुब्रीही को दी जाती है, क्योंकि स्पेशल में जाता है, बहुब्रीही का दर्जा द्विगु से बड़ा होता है। तो ऑप्शन में अगर आपको बहुब्रीही और द्विगु दोनों मिल रहे हैं तो आपका आंसर बहुब्रीही होगा, द्विगु से आपको नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर बहुब्रीही ऑप्शन में नहीं है तो आप द्विगु पर जा सकते हैं। क्यों होगा? जैसे दशानन का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि तोड़ने के बाद ही हम समास का आंसर ठीक कर सकते हैं। 10 आननों का समूह है, यानी कि आनन का मतलब होता है आपका सिर, 10 सिरों का समूह है। 10 सिर किसके थे? रावण के थे, यानी कि स्पेशल है, ये स्पेशलिटी में जा रहा है, क्योंकि 10 सिर और किसी के नहीं है दुनिया में, पृथ्वी पर सिर्फ रावण के थे, तो स्पेशल उसमें जा रहा है ना, तो इसलिए ये बहुब्रीही समास है। और द्विगु इसलिए क्योंकि ये संख्यावाची है और संख्या समूह में होनी चाहिए, तब हमारा द्विगु समास होता है, ये भी चीज़ आप याद रखना। तो समूह में यहाँ पे संख्या है 10 आननों का समूह है, तो इसमें द्विगु समास भी है, लेकिन प्रेफरेंस बहुब्रीही को दी जाएगी क्योंकि स्पेशल उसमें जाता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में बहुब्रीही ना मिले तो आप द्विगु को टिक कर सकते हो, वरना आपको ये मैंने इसलिए ही डाला है, गलत होता है बच्चों का। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, तीनों ही रचना विद्यापति की हैं। और इनको हम कैसे याद रखेंगे? कीर्ति पताका, कीर्ति और पता से आप पति लगा लो और का से का। कीर्ति का पति कौन है? विद्यापति। कीर्ति का पति कौन है? विद्यापति। अब इसमें भी कीर्ति है, ये भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि कीर्ति का पति कौन था? विद्यापति। तो कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली को आप वैसे याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है और इसे हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु का क्या नाम है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, सॉरी ए नहीं, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। रैदास, गुरु रविदास मीराबाई के गुरु थे, ये दोनों व्यक्ति एक ही है। रैदास का असली नाम गुरु रविदास था, तो इनमें से कोई भी नाम आपको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा मीराबाई का जब गुरु पूछेंगे। नेक्स्ट है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जोश महिलावादी। यादों की बारात आपकी जोश महिलावादी की रहेगी और बहुत इम्पोर्टेंट है, यादों की बारात पे फिल्म भी बन चुकी है और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जोश महिलावादी और यादों की बारात। जोश यानी कि जो महिलावादी था ना, ये जोश जोश में बारात लेके गया था। अब देखो जिसकी शादी होती है जोश तो होता ही है ना, खुशी ज़्यादा हो जाती है तो जोश में आ जाता है लड़का, तो जोश जोश में बारात लेके गया था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ ना, दुल्हन मंडप से भाग गई। तो दुल्हन मंडप से भाग गई तो फिर बारात जो वो सिर्फ यादों में ही रह गई। तो जोश महिलावादी की बारात सिर्फ यादों की बारात बन के रह गई। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी ने हमारे देश को आज़ाद करवाया है, इस वाक्य में नेताजी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक,
ए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। अब आप बोलोगे कि नेताजी तो जातिवाचक होता है, लेकिन ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेताजी ने हमारे देश को आज़ाद करवाया है, तो नेताजी यहाँ पर सब नेताओं की बात नहीं हो रही, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र की बात हो रही है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक ही थे, तो इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक नहीं रहेगी। वैसे तो नेताजी में जातिवाचक हो जाती। तो क्वेश्चन की सेंस देखकर आपको आंसर लगाना है। एक और बता देती, जैसे जयचंद होता है वो नाम है, तो जयचंद में आपकी संज्ञा तो होगी व्यक्तिवाचक, लेकिन कई बार ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में बहुत सारे जयचंद है या हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस तरह से अगर आपको वाक्य मिलेगा ना, तो जयचंद में फिर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बनेगी, बल्कि जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, क्योंकि वो जयचंद यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उन्होंने गद्दारी की थी, तो गद्दारों को इंडिकेट कर रहा है, तो सभी गद्दारों की बात वहाँ पर हो रही है। तो जयचंद शब्द फिर हमारा, अगर केवल जयचंद के बारे में पूछा जा रहा है तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जयचंदों से बच के रहो या जयचंद बहुत सारे हैं तो फिर वो जातिवाचक में बन जाएगा, क्योंकि वो सभी गद्दारों की बात हो रही है फिर वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा नाम से किसकी रचनाओं का संकलन मिलता है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यामा नाम से महादेवी वर्मा की रचनाओं का संकलन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी के सर्वाधिक तस्करी किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन आप एक बार ठीक कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई। ये क्वेश्चन ये है, द्विवेदी युग आएगा यहाँ पर, द्विवेदी युग आएगा। द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि, तस्करी नहीं आएगा यहाँ पर, प्रसिद्ध आएगा। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध, द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि किसे माना जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है? पूछा गया था ये आपका ग्राम सचिव में। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम हरिओध है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, हरिओध जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है। इनमें से कौन सी रचना ईश्वर दास की है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, भरत मिलाप। बी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ईश्वर दास की रचना जो है वो भरत मिलाप है। और इसको हम इस तरह से याद रख सकते, पहले भी करवाई थी लेकिन अभी ट्रिक से बता रही हूँ कि ईश्वर और दास, ईश्वर भगवान है और दास होता है भक्त। तो दास जो भक्त होता है वो बहुत सारा पूजा करता है अपने भगवान की, तो एक दिन फिर क्या होता है ना, ईश्वर और भक्त यानी ईश्वर और दास का मिलाप हो जाता है, यानी कि उन दोनों का भरत मिलाप हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये दोबारा से बता देती हूँ, जो पदावली है ना आपकी, ये विद्यापति की भी रचना है, ये मैं भूल गई थी बताना, और घनानंद की भी रचना है। तो इनमें फ़र्क क्या है, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सेंस अलग तरह की हो जाएगी। पदावली इन दोनों की रचना है, घनानंद की भी और विद्यापति की भी, लेकिन वो इस तरह से पूछेगा कि किस आदिकालीन कवि की रचना पदावली है। तो विद्यापति जो थे ना, विद्यापति जो हैं वो आदिकालीन कवि थे। कैसे कवि थे विद्यापति? आदिकाल के कवि थे वो। तो इस तरह से पूछा जाएगा, तो किस आदिकालीन कवि की रचना पदावली है? तो आपको ऑप्शन में घनानंद भी मिलेगा और विद्यापति भी मिलेगा, तो ना फिर हमारा आंसर विद्यापति हो जाएगा। और सिंपल मिले तो आप घनानंद में लगा सकते हो, दोनों की रचना है पदावली। और एक क्वेश्चन इस तरह से भी ग्राम सचिव में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कवि भक्तिकालीन है? तो भक्तिकालीन, आदिकालीन, रीतिकालीन, ये अब देखो ये एग्जाम तो आप दे लो हरियाणा पुलिस का, इससे आगे फिर मैं आपको करवाऊंगी कि कौन से कवि आदिकालीन है, कौन से आपके रीतिकालीन है। और एक क्वेश्चन ये भी बताना भूल गई थी कि एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कबीर के समकालीन कौन था, ऑप्शन डाल के, तो उसमें ऑप्शन में रैदास था, जो भी मैंने बताया था, मीराबाई का गुरु था रैदास, उनका असली नाम रविदास है, गुरु रविदास। तो रैदास जो है ना वो कबीर के समकालीन थे, ये क्वेश्चन भी बनता है। और एक मेरा प्यारा स्टूडेंट है जिन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि मैम हिंदी व्याकरण की तैयारी करवा दो, मेरा आखिरी चांस है हरियाणा पुलिस में, तो उसके लिए दिल से सॉरी है। आगे आपके जो और एग्जाम है ना उनमें अच्छे से करवाऊंगी आपकी तैयारी, और भगवान करे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपकी जॉब लग जाए हरियाणा पुलिस में ही। अब ये क्वेश्चन मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, पहले करवा चुकी हूँ। इनमें से तुलसीदास की रचना कौन सी है? कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि किस कवि को माना जाता है?
नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना रस खान की है? कबीर शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन मैं पहले। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? लास्ट क्वेश्चन है अंगवधू किसकी रचना है? और हरियाणा पुलिस वाले बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है तो वो टॉपिक आप कमेंट में बता देना हिंदी का, मैं अपने चैनल पे उसकी वीडियो डाल दूंगी शाम तक।